आपने संभाला है, यही आपका वर्तमान दायित्व है। मैं आग्रह करूंगा अजीत जी से कि अपना मार्गदर्शन करें। माननीय निवेदिता दीदी जी, चतुर्वेदी जी, मध्य प्रांत के इस महाशिविर के आयोजक और संयोजक, मेरे साथीगण यहाँ पर मुकुल जी, प्रवीण जी, और भविष्य के भारत के कर्णधार आप सब लोग जो यहाँ पर हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता है यहाँ पर आप लोगों से मिलने का, आप लोगों से बातचीत करने का मुझे अवसर दिया विवेकानंद केंद्र मध्य प्रांत ने। कल शाम को जब मैं यहां पर आया तो प्रवीण जी ने मुझे बताया कि आज की सत्र का विषय है राष्ट्र शक्ति के समक्ष अंतर्बाह्य चुनौतियां। इसमें भारत का नाम नहीं था। राष्ट्र शक्ति के समक्ष या भारत के समक्ष। तो मैंने सोचा कि मैं पहले भारत की बात तो बाद में करूंगा, मैं राष्ट्र शक्ति के बारे में कुछ कहूंगा। और अभी मैं सुन रहा था निवेदिता दीदी जी ने, तो उन्होंने इस्राएल का एक उदाहरण दिया, तो मुझे एक छोटा सा एनेक्डोट, एक कहानी याद आई। यह लगभग 200 साल पुरानी है। सेंट पीटर्सबर्ग में, रूस के अंदर, बिल्कुल वो यूरोप के बॉर्डरिंग एरिया है जहां पर लगभग यूरोप का प्रभाव बहुत अधिक है, पर वैसे रूस का भाग हुआ करता था। रूस का वो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है। वहां पर एक रबी रहता था, बूढ़ा सा, ज्यूस का एक धर्मोपदेशक। तो वहां के बिशप ने अपनी एक मेमोइर्स में यह बात लिखी है कि एक बार मैं उस रबी के पास गया और मैंने उससे कहा कि इतने सैकड़ों सालों से आप लोग लड़ रहे हो, क्या लगता है आपको, क्या विजय मिलेगी? उसने कहा हां, विजय तो जरूर मिलेगी। उसने कहा कहां है विजय? आप लोग सभी जगह तो पिट रहे हो, हार रहे हो, मारे जा रहे हो। तो उसने कहा अभी तो लड़ाई जारी है, खत्म तो नहीं हुई। तो उसने कहा ये खत्म कब होगी? उसने कहा ये लड़ाई तो तभी खत्म होगी जब हम जीतेंगे। इसे कहते हैं मनोबल। द वॉर इज ऑन टिल वी आर विक्टोरियस। जब तक हम नहीं जीतेंगे तब तक लड़ाई समाप्त नहीं होगी। उसने और भी सवाल पूछा। उसने पूछा तो आपके पास विजय पाने के लिए क्या है? न सेना है, न राज्य है, न साधन है, और इतनी छोटी सी जनसंख्या है, वो भी दुनिया भर में बिखरी पड़ी है। उसने कहा हमारे पास हमारा मनोबल है, हमारे पास वो इच्छा शक्ति है, वो दृढ़ संकल्प है, और जब तक हमारे पास वो है हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तो क्या आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या है? इस पर आकर वो रबी रुक गया। उसने कहा मैं बूढ़ा हो गया हूं, मुझसे यह सवाल मत पूछो। तो उस आर्क बिशप ने इंसिस्ट किया कि बताओ तुम्हारे सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? उसने कहा मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती है इस आग को अपनी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना और इसको जिंदा रखना। क्या मैं इस काम को कर पाऊंगा? क्या हमारी पीढ़ी इस काम को कर पाएगी? सबसे बड़ी चुनौती यह है। बाकी रास्ता तो यह खुद निकाल लेंगी।
क्या हम अपने युवा वर्ग में आस्था और विश्वास पैदा कर पाएंगे? शब्दों की आस्था, शब्दों का विश्वास नहीं, आत्मा की आस्था, हृदय का विश्वास। यह पर्यायवाची शब्द नहीं है। आस्था, जो उसने शब्दों का प्रयोग किया था, आस्था फेथ है जिसमें रीजन नहीं है, उसमें तर्क नहीं है। विश्वास कॉन्फिडेंस है जिसमें तर्क है। विश्वास टेंजिबल्स में होता है, आस्था एब्स्ट्रैक्ट में होती है। यानी आस्था उन चीजों में होती है जिसको आप देख नहीं सकते, जिसको आप छू नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं आत्मा की गहराइयों से। विश्वास उन चीजों का होता है जिनको आप देख सकते हैं, जिनको आप नाप सकते हैं। विश्वास होता है आपके नेतृत्व में, विश्वास होता है संगठन में, आस्था होती है अपने विश्वासों में, आस्था होती है अपने धर्म में, आस्था होती है उन फिलोसॉफिकल, उन आपके जो तत्व हैं, जो जीवन के सारभूत तत्व होते हैं, उनमें आपकी आस्था होती है। उसके लिए कोई रीजन नहीं होता। जब आप अपनी आस्थाओं को तर्क के द्वारा या अपने विश्वास को फिलोसोफाइज करने लगते हैं, तो एक तरह की कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन पैदा होती है जिसमें आप कर्म नहीं कर पाते। आस्था के बारे में कभी तर्क मत करें। वो एक गिवन फैक्ट, गिवन रियलिटी ऑफ लाइफ है। अगर ये फेथ नहीं है तो समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं, और अगर ये फेथ है तो फिर रीजनिंग एंड तर्क और मस्तिष्क को लगाएं कि उस फेथ को आप किस प्रकार से कार्यान्वित कर सकते हैं। तो प्रश्न है राष्ट्र को बनाने का, और रवि ने जो कहा उससे एक बात आगे चलकर उस आग में शब्द लिखा कि जिंदगी की लड़ाई में, आस्था की लड़ाई में, विश्वास की लड़ाई में सबसे बड़ी लड़ाई और सबसे पहली लड़ाई बड़ी मुश्किल होती है। अगर आप वो पहली लड़ाई जीत गए तो आपका मनोबल कभी नहीं टूटेगा। चाहे कितनी ही विपदाएं आए, कितनी ही मुसीबतें आए, कितनी ही कठिनाइयां आए, फट का पार्ट लगती हैं, उनसे आप हतोत्साहित नहीं होते। और वो लड़ाई न मैदान जंग में लड़ी जाती है, वो लड़ाई ना न्यूक्लियर लड़ाई है, न तलवार की लड़ाई है, न टैंकों की लड़ाई है, ना वो छद्म युद्ध की लड़ाई है। वो लड़ाई है अपने अंदर की लड़ाई। एक पहला निर्णय करना पड़ता है, और अगर वो निर्णय आपने गलत किया या न किया तो बाकी जीवन की सारी लड़ाइयां तो आपको लड़नी ही पड़ेंगी, आप चाहें चाहे नहीं चाहें। ये दूसरी बात है कि आप किस चीज की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन उस लड़ाई के अंदर आपको विजय मिले या न मिले, आपको हमेशा एक कमी का अनुभव होता रहेगा अगर आप पहली लड़ाई हार गए। तो वो पहली लड़ाई क्या है? पहली लड़ाई यह है कि आप जिस परिवार, जिस समाज, जिस राष्ट्र, जिस सिविलाइजेशन के भाग हैं, के सदस्य हैं, आपने इसको कुछ देकर जाना है या इससे कुछ लेकर जाना है। दोनों की सीमाएं बड़ी लंबी हैं। लेकर भी जाना है तो लूट के लिए बहुत है, और देकर भी जाना है तो जीवन भी कम है। यदि आपने ये पहला निर्णय कर लिया
और मन बना लिया कि देकर जाना है, तो आप ये लड़ाई कभी नहीं हार सकते। आप अपने जीवन तक लड़ेंगे, उसके बाद आगे कोई लड़ेगा। ये लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक हम वहां नहीं पहुंच जाते जो हमारा गंतव्य स्थान है, जब तक हम अपनी विचारधारा को, अपनी बात को, अपनी जो विश्व को एक रास्ता दिखाने का जो हमारा एक संकल्प है, जब तक हम वहां नहीं पहुंच जाते तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। ये जीडीपी 8% हो जाए या 18% हो जाए, उससे बंद नहीं होती है। भारत की फौज 12 लाख की है या 22 लाख की हो जाए, उससे खत्म नहीं होती है। ये लड़ाई उससे बड़ी लड़ाई है, ये लड़ाई उससे आगे की लड़ाई है। तो ये पहला सिद्धांत है राष्ट्र की अंतर और बाह्य शत्रुओं से लड़ने से पहले अपना मन बनाने की। और मैं आप सब लोगों से पूछता हूं, क्या आप लोग यहां पर यह मन बनाने के लिए, यह प्रतिज्ञा करने के लिए तैयार हैं कि आप जिस परिवार के, जिस समाज के, जिस सभ्यता के और जिस राष्ट्र के होने वाले सपूत हैं या सपूत हैं जिसके, आप इसको कुछ देकर जाएंगे? आप इसकी हवा लेते हैं, पानी लेते हैं, शिक्षा लेते हैं, कपड़े लेते हैं, वस्त्र लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, लेकिन इस सब से ज्यादा बहुत कुछ आप इस राष्ट्र को देकर जाएंगे। लेना तो है, पर इसीलिए लेते हैं ताकि सक्षम हो सकें, शक्तिशाली हो सकें, इतनी मजबूत हो सकें कि देने के लायक अपने आप को मजबूत कर सकें। आप लेते हैं अपने आप को शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनाने के लिए, आप लेते हैं अपने आप को मानसिक रूप से शक्तिशाली बनाने के लिए, आप ज्ञान लेते हैं अपने आप को आत्मिक रूप से शक्तिशाली बनाने के लिए। लेकिन ये सब आप इसलिए लेते हैं कि किसी न किसी दिन, किसी न किसी रूप में मैं इस देश को वो देकर जाऊंगा कि जिससे इस देश का, इस राष्ट्र का, इस सभ्यता का, इस धर्म का एक नया आयाम स्थापित हो, एक नया बेंचमार्क स्थापित हो कि जहां तक आप इसको ले गए, आगे से ले जाने वाले रिले रेस के अंदर में आपने इतनी लीड दी अपनी टीम को कि आगे जाने वाली टीम इसको आगे बहुत ले जा सकती है। मैं आपको शक्ति का दूसरा सिद्धांत बताता हूं। मुझे नहीं मालूम कि यह सिद्धांत मुझे बताना चाहिए या नहीं, मुझे यह भी नहीं मालूम कि यह सही है या नहीं, लेकिन क्योंकि मैं इसको मानता हूं और मुझे मालूम है कि इसके बारे में कई लोग जिनके हायर मॉरल वैल्यूज हैं शायद न भी समझते हो या न भी वो रखते हो, लेकिन एक मेरा विचार है, चाहे तो इस पर विचार करें। सब नहीं तो कुछ न कुछ लोगों को शायद इस विचार से कुछ सोचने की और कुछ करने की प्रेरणा मिलेगी। इतिहास दुनिया की सबसे बड़ी अदालत है, इससे बड़ी अदालत कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, हाई कोर्ट में क्या हुआ, लड़ाई के मैदान में क्या हुआ, इलेक्शंस में क्या हुआ, ये सब बातें आती हैं, चली जाती हैं, बाद में रह जाता है केवल इतिहास। और इतिहास का निर्णय हमेशा उसके पक्ष में गया है जो शक्तिशाली था। इसने कभी उसका साथ नहीं दिया जो न्याय के साथ था, जो सही था। अगर ऐसा होता तो दिल्ली में बाबर रोड होती है, बाबर रोड है लेकिन राणा सांगा रोड नहीं है, क्योंकि बाबर आया, विजयी हुआ, राणा सांगा हार गया। भारत की हिंदूशाही किंगडम अफगानिस्तान से होती सिकुड़ती 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 यहां तक नहीं आ जाती। हमने किसी पर आक्रमण नहीं किया, हमने किसी के जीवन मूल्यों को नष्ट नहीं किया, हमने किसी के धर्म ग्रंथों को और धर्म स्थानों को नष्ट नहीं किया। शायद हम न्याय संगत थे, शायद सत्य भी हमारे पक्ष में था, लेकिन शक्ति हमारे साथ नहीं थी। इसलिए इतिहास ने हमें उसकी सजा दी। इतिहास ने हमेशा उनको सजा दी जिन्होंने विचारों को कर्म से और न्याय को शक्ति से अधिक महत्व दिया। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसको उसकी तिलांजलि कर देनी चाहिए, ये नहीं है कि न्याय का अपना महत्व नहीं है, लेकिन यदि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो
तो शक्तिशाली बनना ज्यादा आवश्यक है। भारत धर्मगुरु भी तभी बनेगा जब एक शक्तिशाली भारत का निर्माण होगा। जिन लोगों ने भारत के ऊपर आक्रमण किया, भारत के ऊपर राज किया, इस प्रकार से राज किया कि राज करते वक्त, जाते वक्त अपने गुलामों से कह दिया कि तुम राज कर लो, हम तो जा रहे हैं, तो यहां पर गुलाम वंश भी बन गया। अगर हम लड़ाई के, वॉरफेयर के उसूलों से देखें कि किसी भी राष्ट्र की जो कॉम्प्रिहेंसिव स्टेट पावर होती है, किन चीजों से वो लड़ाई लड़ता है, जिसको हम कहते हैं कि ये शक्तिशाली है, दूसरा शक्तिशाली नहीं है, क्या वो अवयव होते हैं उसके, क्या घटक होते हैं उसके। तो भारत के पास जनशक्ति, धन शक्ति, ज्ञान की शक्ति, टेक्नोलॉजी की शक्ति, और जिन लोगों ने आक्रमण किया उनकी शक्ति को अगर हम ये देखें तो शायद 1 और 1000 का अनुपात भी नहीं होता। लेकिन उसके बाद भी हम वो नहीं कर पाए। और ये प्रश्न भी किसी ने पूछा, उस पर मैं आऊंगा बाद में। निवेदिता जी ने उसका बहुत अधिक उत्तर दिया, बहुत अच्छा उत्तर दिया था कि क्या कारण है, किसके कारण भी हम लोग इस लड़ाई में, इतिहास ने हमारा साथ या हमारे पक्ष में न्याय नहीं दिया। क्या कारण है कि कश्मीर में हम लड़ रहे हैं, जिन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण हो रहा है, हमारे ऊपर बाहर से लोग आकर वायलेशन हमारे बॉर्डर का करते हैं, इन्फिल्ट्रेटर्स हमारे यहां आते हैं, जबकि पूरा का पूरा कश्मीर भारत का भाग है, अभिन्न भाग है। कानून के अनुसार वहां के राजा ने यह हस्ताक्षर किए, हमें दिया। क्या कारण है कि करोड़ों की संख्या में बांग्लादेश से लोग भारत में आते हैं, हम बाड़ लगाते हैं, वो लोग वहां से मना करते हैं कि आप हमारे आदमियों को आने दीजिए, और हम कुछ नहीं कर पाते। और भारत में 2 करोड़ नागरिक रहते हैं, हम हर एयरपोर्ट के ऊपर में इमिग्रेशन की चेक पोस्ट लगाते हैं कि कहीं पर कोई एक आदमी बिना पासपोर्ट के या बिना वीजा के भारत में प्रवेश न कर जाए। यहां पर लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी ये वो करता है कि जिन लोगों ने, जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन्होंने जो काम किया है वो भारत के ऊपर आक्रमण के बराबर काम किया है। और वही सरकार उस सुप्रीम कोर्ट के 25 जुलाई 2005 के निर्णय के 3 दिन के अंदर में एक नया अध्यादेश जारी करके उन सारे के सारे कानूनों को फॉरेनर्स एक्ट के अंदर में इनकॉर्पोरेट कर लेती है, क्योंकि जो वो आईएमडीटी एक्ट था उसको सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड कर दिया। ये सब बातें हमें सोचने और समझने की आवश्यकता है। एक कारण, मैं ज्यादा चीजों में नहीं जाना चाहता, इतना समय भी नहीं होगा, कि भारत विदेशों से इतना नहीं हारा। अंग्रेजों ने भारत के खिलाफ कोई लड़ाई ऐसी नहीं जीती जिसमें कि अंग्रेजों की फौज में भारतीय सिपाही नहीं थे। चाहे वह पहले बंगाल नेटिव आर्मी थी, 1857 के अंदर में सिखों और गुरखास ने उनका साथ दिया, जब सिखों से लड़ाई हो रही थी तो बाकी लोगों ने उनका साथ दिया। हमेशा नेटिव आर्मी उनके साथ थी। जब जब आक्रमण वेस्ट से हुआ, चाहे वो पार्थियंस थे, चाहे हून थे, चाहे मंगोल आए, बाद में मुगल आए, तो लश्कर कहां बने? वो तो थोड़े से लोग आए थे। लश्कर बने काबुल में, जिस वक्त तो इस्लामाइज भी नहीं हुआ था, लाहौर में, सरहंद में। हिंदुस्तानियों को हराया है तो हमेशा हिंदुस्तान के लोगों ने साथ नहीं दिया देश का। और दर्द है तो केवल इसी बात का। भारत के इतिहास में अगर दर्द केवल इस बात का नहीं है कि विदेशियों ने हमारे साथ क्या किया, उनका तो हम मुकाबला कर लेते। दुख इस बात का था कि हमारे सभी लोगों ने साथ नहीं निभाया और साथ नहीं दिया। और इसकी फीलिंग आज भी मुझे इस देश में होती है। और भारत को आंतरिक बाह्य शक्तियों से जो सबसे बड़ा खतरा है
वो खतरा इस बात का है कि हमारे अपने लोग ही कहीं राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की अस्मिता, राष्ट्र के गौरव का सौदा न कर बैठे, अपने आज के सुख के लिए अपने भविष्य को अंधकारमय न कर दें। और इसके लिए जो जागरूकता चाहिए, इसके लिए जो ताकत पैदा करनी है, वो ताकत केवल समाज के अंदर भी पैदा की जा सकती है। उसको केवल आप लोग कर सकते हैं। वो केवल आज की युवा शक्ति ही कर सकती है। एक प्रश्न आता है, मैं बहुत सारे उन चीजों के बारे में नहीं बताना चाहता कि भारत को किन किन चीजों का वो है, लेकिन मैं इस बारे में ज्यादा कहना चाहूंगा कि भारत को किस तरह के संकटों का सामना करने के लिए तैयारी करना आवश्यक है। ये इसके लिए कि जब जब हम ये कहते हैं कि हमारे ऊपर कौन कौन से संकट हैं, तो हम हमेशा एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में कहते हैं, यानी जो हुआ उसके आधार बंबई हुआ तो हम कहते हैं आतंकवादी खतरा है, वो तो हो गया, छोड़िए उसको, वो तो पीछे है, आगे की बात करें। कल जो हुआ था वो तो हो गया, आने वाले कल के बारे में बात करें। हमें किस चीज के लिए तैयारी करनी है, ये एक मेंटल एटीट्यूड है जो मैं चाहता हूं आप सब बच्चे अपने हृदय में रखें। कभी जो हो गया, बुरा हो गया, कमी रह गई, भूल जाएं उसको। उससे जो सबक लिया केवल उसको याद रखें, कल की तैयारी करें। आज की परीक्षा अच्छी नहीं हुई, खत्म हो गया, वो वक्त निकल गया। कल की परीक्षा क्या होगी उसकी तैयारी करें। यह आवश्यक नहीं है कि कल की परीक्षा वही हो जो पिछली परीक्षा थी जिसमें आप इतना अच्छा नहीं कर पाए। हमें अपने आप को आने वाली लड़ाइयों के लिए तैयार करना है। गई बीती हुई लड़ाइयों के बारे में से अपने मनोबल को वो करने की आवश्यकता नहीं है। और यह भी मैं आपको बता दूं कि यह नहीं है कि हमने ये लड़ाइयां हारी हैं। मैं आऊंगा इस बारे में, आपको बताऊंगा कि वास्तव में क्या हुआ। अगर आप विजय चाहते हैं तो अपने दिमाग को फॉरवर्ड लुकिंग करें, पीछे को देखें केवल सबक लेने के लिए और प्रेरणा लेने के लिए। तो जो आने वाले वो हैं, उनमें एक बात यह है कि अब राष्ट्र जो हमारे कन्वेंशनल वॉरफेयर हैं,